नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको प्याजे की सेकेंड स्टेज यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक आपकी होती है, इसकी क्या सीमा नहीं है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसकी क्या सीमा नहीं होती है? प्रतीकात्मक विचार का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, जो सिंबॉलिक जिसमें बच्चा प्रतीकों के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है, न कि सीमा। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तो ये प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है प्याजे की, उसकी सीमा होती है क्योंकि इसमें बच्चे का ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित होता है। ठीक है, अहम केंद्रितता ये भी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो है सीमा होती है क्योंकि इसमें बच्चा खुद को ही केंद्र में रख के चीज़ों को देखता है। ठीक है, उसके बाद में अनुत्क्रमणीयता यानी इनरिवर्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है? अगर बच्चे को आप घर से स्कूल छोड़कर आ जाएं, ठीक है, तो बच्चा स्कूल से वापस घर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स नहीं कर पाता है चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। देखिए सेंट्राइजेशन क्या होता है, यानी कि केंद्रीकरण। जैसे कि एक बच्चा को अगर आप बड़ी ग्लास दे दें, ठीक है, और एक बच्चे को सेम क्वांटिटी की चौड़ी ग्लास दे दें, ठीक है, तो बच्चा क्या समझेगा कि जो बड़ी वाली ग्लास है इसमें जो जूस है उसकी मात्रा ज़्यादा है, जबकि जो है दोनों में मात्रा सेम है। क्यों? क्योंकि बच्चे का ध्यान एक ही जगह केंद्रित है, ठीक है, उसके साइज पर। तो इसलिए बच्चे का ध्यान, ये जो होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। तीनों ही बातें आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमा होती है। तो ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन है, यानी जो सिंबॉलिक थॉट का विकास होता है बच्चे में, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी प्याजे की सेकेंड स्टेज जो है उसकी विशेषता होती है, न कि सीमा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर दे रखा है, डैश के अलगाव निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एक ऑप्शन तो आपका यहाँ पर पहले ही कट जाएगा, यह समय बिताने का सुखद तरीका है। ठीक है, बट यही आपसे पूछ रखा था, क्या पूछा था? इसके अलावा क्वेश्चन में देखिए के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका। तो थर्ड ही ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों बातें तो आपको सही दे रखी है बट अलावा पूछ रखा है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें क्या पूछ रखा है आपसे। अब देखिए इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ठीक है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन का अगर आप ध्यान से रीड करेंगे तो आप खुद ब खुद आंसर तक पहुंच जाएंगे। कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो देखिए अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछे और पूछे कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर जानता होगा तो बोल देगा हाँ, अगर नहीं जानता होगा तो बोल देगा नहीं। तो ये तो मतलब बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए जो है आमंत्रित नहीं करेगा, तो ये तो ऑप्शन आपका पहले ही कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग यानी दिशाओं में सोचने की बात हो रही है। ठीक है, अब सारी चिंतन, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन में आपका दे रखा है सही जवाब क्या है, तो इसमें भी सेम वही, बच्चा जो जानता है जो सही जवाब होगा उस पर टिक कर देगा, तो इसमें भी उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बाहर नहीं आएगी। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो अगर आप बच्चों को कोई स्थिति प्रोवाइड कर दे, बोल देंगे कि इसी स्थिति के बारे में सोच सकते हो, तो ये भी आपका उसमें क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, बच्चा कई दिशाओं में चीज़ों को सोच पाएगा। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी उसके अंदर। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। करके सीखना, परियोजना, विधि, सहयोग से सीखना। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि सही दे रखा है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग जिसकी जॉन डुवी भी बात करते हैं, जहाँ पर बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा,
प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि, इसमें भी बच्चा जो है आपका एक्टिव होगा। सहयोग से सीखना यानी कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसकी बात आपकी वाइगोस्की करते हैं, ठीक है। समाज और उनकी समाज से बच्चा क्या करे, कोऑपरेट करके चीज़ों को सीखे। तो तीनों ही बातें आपकी सही दे रखी है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग, तो देखिए रैंकिंग वगैरह सब निगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। लेबलिंग नहीं करनी है छात्रों की, तो ये भी कट। उसके बाद में क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, ये दोनों ही निगेटिव वर्ड है। आपके बच्चे की जो एबिलिटी है, क्योंकि हर बच्चे में अलग अलग एबिलिटी होगी, तो उसके अनुसार हम उसका समूह नहीं बनाना चाहिए, हमको सबको इंक्लूड करके पढ़ाना है, समावेशी शिक्षा देनी है, ठीक है। तो ये भी आपका कट है। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दे रखा है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ठीक है। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना। तो ये इसमें तो ऐसा है नहीं कि जो प्रगतिशील शिक्षा है वो उसमें उसके बारे में क्या कथन बताना है, शिक्षा स्वयं में ही जीवन है। तो इससे तो ये चीज़ साबित नहीं हो रही। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से ही सीख सकते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। स्कूल बच्चे सीखते तो हैं जीवन से, बट अनौपचारिक रूप से। स्कूल क्या करता है, हमें औपचारिक शिक्षा देता है, तो हमें दोनों ही प्रकार की शिक्षा चाहिए, तो ये तो आपका गलत है। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्रकृति दुनिया का प्रतिबिंबित करे। स्कूल में शिक्षा जो है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ये क्या करता है, आपका सही है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जो स्कूल में शिक्षा दिया जाता है वो भी क्या, अब तो जो एनसीएफ हो गई आपकी, ठीक है, जो एनईपी होगी, वही तो वो यही तो बोलती है कि जो अभ्यर्थी का नॉलेज है उसको उसके प्रीवियस नॉलेज से, जो उसकी जहाँ से वो आया है जिस क्षेत्र से, उससे कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ाया जाए, ठीक है। यानी स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन सच्चा शिक्षक है, ऐसा नहीं है, तो आपका जो है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन कटेगा, थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कोहल वर्ग से एक क्वेश्चन बना, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रखा है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया, ठीक है, बात तो आपकी सही है। उसके बाद में बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण क्रियाएं हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ठीक है, ये भी आपका गलत दे रखा है। उसके बाद में दे रखा है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है, तो ये सारी चीज़ें गलत है। उन्होंने देखिए क्या बताया, उन्होंने जो है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया, जो कि आपका बात सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कोहल वर्ग थे वो क्या थे, प्याजे की जो थ्योरी थी जो नैतिक विकास की उन्होंने भी दिया था उससे एक्सपायर्ड थे, ठीक है। तो पियाजे जो थे आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, और ये क्या है जो कोहल वर्ग है ये आपके नैतिक विकास की बात करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो इनकी थ्योरी है वो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है, उस सीखने के बिंदु का जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यही होता है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे के सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग वह स्वयं कर सकता है, जिसको किसने दिया था, आपके ले वाइगोस्की ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दे रखा है एक उभयलिंगी व्यक्ति, ठीक है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, जो कि बिल्कुल सही दे रखा है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, तो ऐसा नहीं है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, ये भी गलत है। सेकेंड ये ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दे रखा है बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति, ट्यूशन। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो बच्चा होता है वो मीडिया से भी
जो जेंडर रोल है उसको ग्रहण करता है। क्योंकि अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखी होगी या फिर कोई भी सीरियल देखा होगा तो उसमें अक्सर करके ये दिखाया जाता है कि जो फीमेल लोग होंगी वो क्या करेंगी, घरों के काम करेंगे, जो मेल होंगे वो ऑफिस के काम करेंगे। तो मीडिया भी जेंडर रोल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सामाजिकरण तो आप सभी को पता है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में अक्सर करके ये देखा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं उनको जो है घरों का काम दिया जाता है, ठीक है, लड़के लोग बाहर के काम करते हैं। तो ये भी निभाता है। संस्कृति भी हमारे जो है इन चीज़ों को जेंडर रोल को दिखाती है। उसके बाद में ट्यूशन के थ्रू बच्चा जो है जेंडर रोल की भूमिका ग्रहण नहीं करता है। तो इसी को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा जेंडर लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था बच्चे डैश को छोड़कर, तो बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा जो है, जो इसमें ऑप्शन दिए गए इनके द्वारा जो है आपका लिंग जो भूमिका है उनको ग्रहण करते हैं। अब देखिए मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज परीक्षण, मानकीकृत टेस्ट की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य आधार की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं उनकी आलोचना क्यों हुई है, क्योंकि वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए ये पक्षपाती हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो मानकीकृत परीक्षण है ये आपके बायस्ड है यानी पक्षपाती हैं, क्योंकि ये जो है मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है तो नहीं, ऐसा नहीं है। परीक्षण आप बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते तो ऐसा भी नहीं है। वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीरें नहीं देते हैं, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट है। एकाधिक बुद्धि, एक मिनट, एकाधिक बुद्धि मानी का सिद्धांत कहता है मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। आप हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश के जो वर्ड है उन पर अगर फोकस करेंगे तो आप चीज़ों को आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि हिंदी में वर्ड आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको बहुबुद्धि देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या दे दिया, एकाधिक बुद्धि, उसका भी यही मतलब है कि बहुबुद्धि, जो किसने दिया, आपके हावर्ड गार्डनर ने। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक प्रभावी अध्यापन के लिए बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। देखिए जो हावर्ड गार्डनर थे उन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उसमें क्या बताया, जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है। एनसीईआरटी में आपके 8 टाइप दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, एकाधिक यानी एक से अधिक बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने में, ठीक है। तो बात तो आपकी बिल्कुल सही दे रखी है। जो सीखने के लिए यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये क्या होता है आपका, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरीके से मान सकते हो। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक लर्निंग के बारे में, जिसमें कि बच्चे की उपलब्धि के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड की बात करें अगर तो दे रखा है बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। तो देखिए यहाँ पर सीखने के लिए आकलन और सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों के बारे में पूछ रखा है। तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, आपका फोर्थ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपका दे रखा है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमा, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। तो देखिए ये बात तो आपका गलत दे रखा है, बट यहाँ पर आपसे ऑप्शन में क्या पूछ रखा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो यही आपका संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दे रखा है बच्चों के प्रगतिशीलता डैश के कारण हो सकता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, ठीक है। बच्चे की प्रगतिशीलता है, ठीक है, वो किसके कारण होगी, उसके आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया इंटरेक्शन के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
एक संसाधन समृद्ध वातावरण, तो देखिए ये आपके इन्वायरमेंट के अंदर ही तो इंक्लूड हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। सफल माता पिता, ये आपका हेरिडिटी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। एक अनुशासित दिनचर्या, तो अनुशासन तो हमें करना ही नहीं है। देखिए ये जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपको इसमें आपका ऑप्शन सेकंड और थर्ड दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमें वो ऑप्शन को चूज करना है जो सबसे बेस्ट हो, ठीक है, जिसमें सारे के जो ऑप्शन है सारे के सारे क्या होते हैं, वो समाहित होते हो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दे रखा है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। जो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये आपकी बात गलत है, ठीक है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है, क्योंकि जो आपकी एनसीएफ है, जो आपकी एनईपी है, वो यही कहता है कि बच्चे की मदर टंग में उसको पढ़ाया जाए, यानी मातृभाषा में, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा हो। तो यहाँ पर अगर उसकी भाषा को महत्व दिया जाएगा तो बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना, ये निगेटिव वर्ड है आपका। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, तो देखिए प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, तो हमें सेग्रीगेशन या फिर अलग थलग नहीं करना है बच्चे को, क्योंकि बच्चे के अंदर अपनी एबिलिटी होती है, अपनी क्षमता के अनुसार वो चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर फोर्थ भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। कक्षा में सृजनात्मकता, नंबर 18 आपका यहाँ पर दे रखा है, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। फर्स्ट दे रखा है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। देखिए ये सारी चीज़ें आपकी गलत दे रखी, जो आपका सही है वो है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि शिक्षक द्वारा क्या दिया जा रहा है, अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सबसे अप्रोप्रिएट है, राइट है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दे रखा है अति संवेदनशील, ठीक है, बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ठीक है, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न, यानी अति संवेदनशील जो बच्चा है उसको सीखने में क्या चीज़ मदद नहीं करेगी। एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंध खंडों में तोड़ना, तो देखिए ये चीज़ तो आपकी बच्चे की लर्निंग में हेल्प करेगी, क्योंकि जब अति संवेदनशील है बच्चा, हाइपर एक्टिव है, तो उसको जब हम छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ करके चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे तो उससे वहाँ पर उसको हेल्प मिलेगी। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये भी बात आपकी सही है, ये भी उसको हेल्प करेगी। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, क्योंकि बच्चा हाइपर एक्टिव है, ठीक है, तो ऐसे में उसको भी वहाँ पे जो है थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर हम उसके जो दैनिक कार्य है उसमें जो शारीरिक गतिविधियाँ उसको इंक्लूड करें तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, डांट देना, ठीक है, दंड देना, ये सारी चीज़ें आपकी गलत होती है। तो यही वाला ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा था, तो ऐसे क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन गलत रहता है वही आपका सही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दे रखा है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, विकलांग, डिसलेक्सिया, सृजनात्मक, प्रत्यास्थी। तो अभी हमने आपको जस्ट ऊपर ये क्वेश्चन में बताया था कि जो बच्चा अलग अलग सोचता है, यानी कई दिशाओं में सोचता है, उसके अंदर कौन सी थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है किससे रिलेटेड है, आपकी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी से। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, ये तो आपका जो है समस्या हल करने में हेल्प करेगा। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार होना। हाँ, जब भी हम किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हमसे होती है, क्योंकि हम गलतियों से ही सीखते हैं, तो ये भी बात आपकी सही है। सोच, विकार,
परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी बात आपकी सही है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये बात आपकी गलत है, बट यहाँ पर यही आंसर जो है आपका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको नहीं पूछ रखा है, सॉरी क्वेश्चन में आपको नहीं पूछ रखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक ही सेट में जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको नहीं वाले मिल गए, और इसमें ज़्यादातर गलतियाँ होती है, क्योंकि पता नहीं क्यों ना हमें एग्जाम में ये नहीं दिखता ही नहीं है। हमें बस दिखता है कि समस्या हल करने के तरीके का वर्णन कर सकता है, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ जब मैंने एग्जाम दिया है। तो ये इसमें आपको गलतियाँ नहीं करनी है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, उसके बाद ही ऑप्शन जो है हमारे में फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका फोर्थ और वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभिसरण में क्या होता है, कन्वर्जेंट में क्या होता है, बच्चा एक ही दिशा में सोच पाता है। जैसे कि ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए, इसमें से बताना रहेगा कि कौन सा सही है। तो इसमें बच्चा की जो थिंकिंग है उसका कहाँ विकास हुआ, इसमें तो जो जानता रहेगा उसी को बता देगा कि ये वाला सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, स्मृति, डर, भावना, उत्तेजना। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो देखिए संवेग क्या है, संवेग यानी कौन सा आपका इमोशन है। तो इमोशन क्या है आपका, एक मिनट, संवेग कितने होते हैं आपके, 3 ही। एक होता है आपका फियर, और उसके बाद में एंगरी मतलब क्रोधित होना, उसके बाद में लव, ठीक है। तो इसमें देखिए एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो कौन सा संवेग है आपका, डर। याद रखिएगा FAL से याद रख लीजिएगा, फियर, एंगर और लव, ये 3 क्या होते हैं आपके इमोशन होते हैं, संवेग होते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ही दे रखा है फियर, इंग्लिश में याद रखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक यहाँ पर आपके एग्जाम में बना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे की दुनिया का बहुत ही सीमित अनावरण ज्ञान है, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। उसके बाद में सेकंड दे रखा है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, जो कि क्या है आपका बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे ने गाय को दूध देते हुए नहीं देखा है, तो वो कैसे जानेगा कि जो दूध है वो गाय से मिलता है। वो तो उसने तो बूथ पर से ही दूध को खरीदा है। तो वो क्या कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर चीज़ों को बता रहा है कि जो दूध है वो दूध बूथ से मिलता है, न कि गाय से। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे ने देखा, जो अनुभव किया, उसी के आधार पर वो चीज़ों को बता रहा है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखी, देखिए गाय को वो देख सकता है, बट उसे ये नहीं पता है कि गाय जो दूध है वो गाय से प्राप्त होता है, ठीक है। वो तो हमेशा बूथ पर से खरीदता है, तो इसलिए उसका जो एक्सपीरियंस है वहीं से जुड़ गया है, ठीक है। बच्चों को परिवार बच्चे का प्रेरक वातावरण नहीं प्रदान करता, ये भी बात आपकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, नहीं। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, तो देखिए नहीं, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो पाठ्य पुस्तक है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। उसमें हम थोड़ा बहुत जो है मॉडिफाई करें, थोड़ा बहुत चेंज कर दें, जैसा बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसकी चीज़ें प्रोवाइड करें, तो ये भी आपका कट जाएगा। पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, ये भी बात आपकी गलत है। इससे तो रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखे। इसमें क्या होगा, बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। बच्चा जहां पर एक्टिव हो सीटेट के एग्जाम में, वो ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट होता है, जहां पर बच्चे को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाए। इसमें क्या होगा, बच्चा एक्टिव होगा, संवाद करेगा, पूछताछ करेगा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। लिखित में से कौन सा समृद्ध, ठीक है, इंक्रेज रिच लर्निंग, क्लासरूम इंक्रेज रिच लर्निंग, समृद्ध शिक्षा का प्रोत्साहित करती है, ठीक है। अब देखिए इसमें दे रखा है ऑप्शन आपको, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। तो देखिए ये आपका गलत है, जहाँ तक बच्चा पहुंच सके, ऐसा थोड़ी कि जो सामग्री हो बट उसकी पहुंच से परे हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां, कोने हो और विभिन्न प्रकार की बाल्य साहित्य खुली एक मिनट रुकिए, यहाँ पर थोड़ा सा, खुली ताक सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय पर प्राप्त की जा सके। तो देखिए यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, बट थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। अलमारी में अच्छी तरीके से संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। तो देखिए ऐसा नहीं है, बच्चों को डेली सिखाना है, ऐसा थोड़ी कि सप्ताह में एक बार। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा तो नहीं, हमें चाहिए तो, बट
कक्षा कैसी चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो संरक्षित, जो योजना बन गई है, योजनाबद्ध हो, यानी उसी के अकॉर्डिंग चले, नहीं, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है सबसे अप्रोप्रिएट था, सबसे करेक्ट था, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्रियों में से एक है। तो ये बात तो आपकी सही है, जो पाठ्य पुस्तक है वो क्या है, कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्रियों में से एक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वे एक राज्य और राष्ट्र के अधिगम में एक रूपता को बनाए रखते नहीं, वे अध्यापन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन देती, ये भी पर गलत है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम साधन बनाते, ये भी बात आपकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किए मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक विकास। देखिए किसकी बात करता है, जो आपकी एनसीएफ है, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद की, ठीक है, जिसमें बच्चा क्या एक्टिव हो आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि जो बच्चे की जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, वो निकल करके सामने आए, बच्चा संवाद कर सके, पूछताछ आधारित अधिगम हो, ये सारी चीज़ें आपकी रचनावाद कहती है। बच्चे को सेंटर में रख करके शिक्षा जो है प्रोवाइड की जाए। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरीके से वर्दी पहने और स्कूल आए, नहीं। ऐसे तो डर से भी बच्चा वर्दी पहन के स्कूल आ सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मोटिवेटेड है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, ये डर से भी बना सकता है। वे सभी उपस्थिति में नियमित हो, ये भी आपकी बात गलत है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ये क्या है आपका सबसे बेस्ट है। इसमें क्या होगा, बच्चा यानी मोटिवेटेड है, प्रेरित है सीखने के लिए, जिसमें कि बच्चा क्या कर रहा है, शिक्षक से जो है प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, अपनी बातों को शिक्षक के सामने रख रहा है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सबसे अप्रोप्रिएट है, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो देखिए ऐसा भी नहीं है कि हमें डेली का डेली जो है मूल्यांकन करना, नियमित परीक्षा आयोजित करना, ये भी गलत है। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। देखिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें बच्चा क्या हो रहा है, बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं, वास्तविक जीवन से उसको जोड़ा जा रहा है। तो ये आपकी एनसीएफ भी करती है, एनईपी भी करती है। बच्चों की जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि बच्चा उसको पहले से ही जानता है, प्रीवियस नॉलेज से उसके कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे बेस्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद कराएं। तो देखिए रोड मेमोराइजेशन ये तो आपका पहले ही कट जाएगा, निर्देश शिक्षक को देना नहीं है। चुप्पी साधे रहने के लिए, तो देखिए जब बच्चा बोलेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे चीज़ों को। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, जो कि ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही जो क्लासेस है नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।